सहारा डेजर्ट मौत का दूसरा नाम, जहां 1994 में एक शख्स मैराथन दौड़ते हुए 134 लोगों के बीच से अचानक गायब हो जाता है। ना उसकी लाश मिलती है, ना कोई निशान। फिर 9 दिन बाद वो सरहद पार एक अनजान जगह से नमूदार होता है। ये कहानी है इटालियन पुलिस ऑफिसर मोरो प्रॉस्पेरी की, जिसको मौत ने भी कबूल नहीं किया। ये दिल दहला देने वाली दास्तान इटली से ताल्लुक रखने वाले मोरो प्रॉस्पेरी नामी एक पुलिस ऑफिसर की है, जिनको पेंटेथलॉन का काफी शौक था। ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो इंसान को तलवारबाजी, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, पिस्टल शूटिंग और रनिंग जैसी स्किल्स का माहिर बना देता है। पेंटेथलॉन का ये जुनून उन्हें इटली की नेशनल पुलिस में ड्यूटी करने के दौरान जागा था, और यही वो ट्रेनिंग थी जिसने उनके अंदर सख्त कोशी और कभी हार ना मानने का जज्बा पैदा किया। एक दिन उनके दोस्त जोवानी मांसो ने उन्हें सहारा डेजर्ट में होने वाली मैराथन डेसिबल्स के बारे में बताया। ये दुनिया की मुश्किल तरीन रेसेस में से एक शुमार की जाती है। इस रेस की दहशत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इसमें न सिर्फ 251 किलोमीटर का फासला अकेले तय करना होता है, बल्कि ये कारनामा अंजाम देने के लिए सिर्फ 7 दिन का वक्त होता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि पूरी रेस के दौरान खाना, कुकिंग गियर, कपड़े और जरूरत का सारा सामान रनर को अपने बैकपैक में खुद उठाकर भागना होता है। इंतजामिया हर चेक पॉइंट पर सिर्फ पानी देती है, और कुछ केसेस में रात को सर छुपाने के लिए टेंट। मोरो प्रॉस्पेरी और उनके दोस्त मांसो दोनों ने इस रेस में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया और ट्रेनिंग के तौर पर रोजाना 40 किलोमीटर भागने और वाटर इनटेक कम करने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। 10 अप्रैल 1994 को जब प्रॉस्पेरी 38 ईयर्स के थे, मोराको की एक दूर दराज बस्ती फूम सिगरेट से इस अल्ट्रा मैराथन का आगाज हुआ। ये साउथ ईस्टर्न मोराको के टाटा प्रोविंस का वो इलाका है जहां सहारा अपनी पूरी हैबत के साथ शुरू होता है। इस अल्ट्रा मैराथन रेस में प्रॉस्पेरी और मांसो समेत टोटल 134 कंपेटिटर्स थे। पहले 3 दिन उम्मीद के मुताबिक गुजरे। दोनों ने मिलकर 96 किलोमीटर का फासला कामयाबी से तय कर लिया। रास्ता इंतहाई मुश्किल था। कहीं नमक की झीलों की सख्त सतह थी, तो कहीं पथरेली चट्टानें और आंख ओझल कर देने वाले रेत के डीले। वो रोजाना सुबह सवेरे ठंडे वक्त में भागना शुरू करते। सहारा इतना वसी था कि हर पार्टिसिपेंट एक दूसरे से दूर हो जाता, और पूरी तरह अकेला ही दौड़ता। रोल ये था कि रास्ता खुद ढूंढना है और अगले चेक पॉइंट तक पहुंचना है। हर किसी के पास सर्वाइवल किट थी, जिसमें कंपस और गुम हो जाने की सूरत में एक सिग्नल देने वाली फ्लेयर गन भी मौजूद थी। इस रेस की टोटल 6 स्टेजेस थी। 14 अप्रैल 1994 को प्रॉस्पेरी और उसका दोस्त 4th स्टेज में दाखिल हो चुके थे। ये इस अल्ट्रा मैराथन का सबसे लंबा और इंतहाई मुश्किल मरहला था, क्योंकि इसमें 85 किलोमीटर का फासला सिर्फ 2 दिन में पूरा करना था। दोपहर का वक्त था, सूरज आग बरसा रहा था और टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। प्रॉस्पेरी ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और अपने दोस्त मांसो को पीछे छोड़कर अकेला ही आगे निकल पड़ा। उस पॉइंट पे प्रॉस्पेरी ने अपने सामने एक डस्ट डेविल बनता हुआ देखा, और कुछ ही लंबे बाद उसके सामने से तेज हवा चलना शुरू हो गई। 32 किलोमीटर भागने के बाद जब हवा का जोर बढ़ा, तो प्रॉस्पेरी ने थोड़ा रास्ता बदला और एक सैंड ड्यून के ऊपर चढ़ गए, ताकि हवा के सीधे रुख से बच सके। मगर ये हवाएं अब एक खौफनाक सैंडस्टॉर्म की शक्ल इख्तियार कर चुकी थीं। इस कंडीशन के दौरान प्रॉस्पेरी ने सोचा कि अगर वो रुक गए तो रेत के तूफान में जिंदा दफन हो जाएंगे। वो तूफान के बीच में ही भागते रहे। उन्हें लगा कि वो ट्रेल मार्किंग्स देख रहे हैं, मगर दरअसल वो सिर्फ उनका वहम था। कुछ ही देर में निशानियां गायब हो गईं और वो रेस के बाकी लोगों से मीलों दूर निकल गए। शाम ढलने लगी, अंधेरा करीब आ गया, मगर कोई चेक पॉइंट नजर नहीं आया। तब प्रॉस्पेरी को एहसास हुआ कि वो पूरी तरह गुम हो चुके हैं। तूफान की वजह से उनकी स्किन लाल पड़ चुकी थी, नाक से खून बह रहा था, और मुसलसल रेत सांस के जरिए अंदर जाने की वजह से उनका गला सूज कर कांटा बन चुका था। मायूस होकर उन्होंने वो रात एक झाड़ी के किनारे गुजारी, अपना मुंह टॉवल से ढका और इस उम्मीद में सो गए कि शायद कल का सूरज कोई नई राह दिखाएगा। 5वें दिन की सुबह का मौसम काफी बेहतर था। प्रॉस्पेरी अगले 4 घंटे तक मुसलसल भागते रहे। जब वो एक बहुत बड़े रेत के टीले पर चढ़े और चारों तरफ नजर दौड़ाई, तो उनके होश ही उड़ गए। ना कोई रास्ता, ना कोई निशान। जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ रेत के टीले ही टीले थे। इस वक्त तक प्रॉस्पेरी का पानी खत्म होने के करीब था। हाइड्रेशन बरकरार रखने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था। मजबूरन उन्होंने अपना ही वेस्ट लिक्विड रिसाइकल करके पीना शुरू कर दिया। 5वें दिन का सूरज ढलने के करीब था कि अचानक उनके कानों में एक आवाज पड़ती है। एक हेलीकॉप्टर की आवाज। उन्हें लगा उनकी दुआ सुन ली गई है। प्रॉस्पेरी ने बिना वक्त जाया किए अपनी फ्लेयर गन निकाली और पायलट की तवज्जो हासिल करने के लिए सिग्नल फायर किया, मगर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सूरज की ढलती हुई रोशनी इतनी तेज थी कि फ्लेयर की चमक उसमें दबकर रह गई। पायलट ने उन्हें नहीं देखा और हेलीकॉप्टर आंखों से ओझल हो गया। प्रॉस्पेरी एक बार फिर मौत के उस खामोश समंदर में अकेले रह गए थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि अब कोई उन्हें ढूंढने नहीं आएगा। अब ये जंग उनकी अपनी हिम्मत और सहारा के बेरहम मौसम के दरमियान थी। 6ठे दिन कई घंटे तपती धूप में चलने के बाद उन्हें दूर होराइजन पर एक पुरानी और खस्ता हाल इमारत नजर आई। ये एक पुरानी मजार थी जो सदियों से खाली पड़ी थी। प्रॉस्पेरी की जान में जान आई, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद यहाँ कोई लोकल लोग मिल जाएंगे या कोई पानी का कुआं होगा। लेकिन जब
वो लड़खड़ाते कदमों के साथ अंदर दाखिल हुए तो वहां कोई जिंदा इंसान नहीं था, बल्कि सिर्फ एक पुरानी कब्र थी जहां खामोशी ने उनका स्वागत किया। प्रॉस्पेरी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने बैकपैक से इटली का छोटा सा झंडा निकाला और मजार की छत पर लगा दिया, इस उम्मीद में कि शायद कोई गुजरता हुआ शख्स इसे देख लेगा। लेकिन असली मसला भूख और प्यास का था। उनका जिस्म सूखकर कांटा हो चुका था। तभी उनकी नजर मजार की छत पर लटके हुए चमगादड़ों पर पड़ी। जिंदा रहने की जिद्दोजहद इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। प्रॉस्पेरी ने उन चमगादड़ों को पकड़ा, अपनी पॉकेट नाइफ से उनकी गर्दनें काटी और उनका गर्म खून पीने लगे ताकि अपने जिस्म की नमी को बरकरार रख सके। अगले कुछ दिनों तक उनका गुजारा सिर्फ इन्हीं चमगादड़ों, रास्ते में मिलने वाली छिपकलियों और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों पर था। इतने में उनको बहुत दूर एक हवाई जहाज दिखा। पायलट की अटेंशन पाने के लिए उनके पास आग लगाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। मजबूरन उन्होंने अपना बैकपैक ही जला डाला, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जो धुआं उठा वो सहारा की तेज हवाओं में फौरन फैल गया और इस बार भी पायलट उनको नहीं देख सके। सहारा में आज उनका 7वां दिन था। डूबता हुआ सूरज और तन्हाई उनकी को खत्म कर रही थी। उन्हें यकीन हो गया था कि वो यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। यही वो पॉइंट था जब उनके जहन में एक खौफनाक आइडिया आया। वो अपनी मौत के लिए ज्यादा वेट नहीं करना चाहते थे। उन्होंने एक कोयले की मदद से अपनी फैमिली के नाम फेयरवेल मैसेज लिखा और मौत को गले लगाने के लिए अपनी कलाई की नसें ही काट डाली। वो उस पुरानी मजार में लेट गए और अपनी आंखें बंद कर ली, इस इंतजार में किस सुबह का सूरज उन्हें जिंदा नहीं देखेगा। पर मौत ने भी उनसे मुंह फेर लिया। जी हाँ, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन की वजह से उनका खून इतना गाढ़ा हो चुका था कि वो बहने के बजाय जख्म पर ही जम गया। प्रॉस्पेरिटी की आंख खुली तो वो ये मंजर देखकर खुद हैरान रह गए। इस वाक्य के बाद उनको समझ आ गई कि मौत ने भी उनको ठुकरा दिया है, यानी उनकी मंजिल कहीं और ही है। उन्होंने अपने जख्मों पर पट्टी बांधी और एक नए के साथ मजार से बाहर निकल आए। मजार में मौत को करीब से देखने के बाद प्रॉस्पेरिटी के अंदर एक नई ताकत पैदा हो चुकी थी। उन्होंने कंपास निकाला और दूर पहाड़ों की तरफ चल पड़े। उन्होंने सिर्फ सुबह सवेरे और शाम के वक्त सफर किया, जबकि दोपहर की झलसती हुई धूप में किसी झाड़ी के नीचे आराम किया, जबकि रात के वक्त वो खुद को रेत के अंदर दबाते थे ताकि जिस्म की गर्मी बरकरार रह सके। रास्ते में उन्हें जो कोई झाड़ी या पौधा मिलता उसकी जड़ों को निचोड़कर कड़वे रस के कतरे पीकर गुजारा करते। खाने के लिए उन्होंने सांप का कच्चा गोश्त भी छपाया और छोटे मोटे कीड़े भी। उनका जिस्म अब एक हड्डी का ढांचा बन चुका था और वजन करीब 15 किलो कम हो चुका था। 8वें दिन उन्हें दूर से कुछ हरियाली नजर आई। ये एक छोटा सा नखलिस्तान यानी ओएसिस था जहां पानी का एक कीचड़ नुमा गढ़ा था। वो उस कीचड़ वाले पानी को पीना चाहते थे, लेकिन उनका गला इतना सूज चुका था कि हर घूंट कांटों की तरह नीचे उतर रहा था। जैसे तैसे करके उन्होंने कतरा कतरा करके पानी पिया, पर वो पूरा दिन उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। 9वें दिन जब वो चलते चलते बिल्कुल निठाल हो चुके थे, उन्हें रेत में कुछ बकरियों की मिंगनियां नजर आई। वो उन मिंगनियों का पीछा करते करते बकरियों तक पहुंच गए जहां एक छोटी लड़की उनको चरा रही थी। 6 दिनों में पहली बार वो किसी और इंसान को देख रहे थे। प्रॉस्पेरिटी फौरन उस लड़की की तरफ भागे, लेकिन उनका हुलिया इतना खौफनाक था कि लड़की देखकर ही भाग गई। खुशकिस्मती से वो लड़की अपनी दादी को लेकर वापस आई। लोगों ने प्रॉस्पेरिटी की हालत पर रहम खाकर उनको पनाह दी और खाना पेश किया, पर मैदा इतना कमजोर था कि वो कुछ भी खाते ही उलटी कर देते। प्रॉस्पेरिटी को बस्ती वालों ने ऊंट पे बिठाकर करीबी मिलिट्री कैंप भेजा, जहां उनको जासूस समझकर अरेस्ट कर लिया गया। जब उनकी शिनाख्त पूरी हुई तो पता चला कि मोरो प्रॉस्पेरिटी भटकते हुए मोरक्को से निकलकर अल्जीरिया दाखिल हो चुके थे। वो अपनी रेस के ट्रैक से तकरीबन 291 किलोमीटर दूर निकल आए थे। उनकी बीवी और घर वाले उन्हें मुर्दा समझकर उनकी उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन जब 9 दिनों बाद उनकी पहली कॉल घर पहुंची तो पूरे इटली में जश्न का समा था। प्रॉस्पेरिटी को हॉस्पिटल में कई दिनों तक रखा गया। डॉक्टर्स का कहना था कि प्रॉस्पेरिटी के ऑर्गन्स इतने डैमेज हो गए थे कि मौत पक्की थी, पर उनकी हिम्मत ने उन्हें मरने नहीं दिया। हैरत की बात यह है कि इतने खौफनाक तजुर्बे के बाद भी प्रॉस्पेरिटी का सहारा से इश्क खत्म नहीं हुआ। उन्होंने बाद में 6 बार इस रेस में हिस्सा लिया और एक मर्तबा तो 13th पोजीशन भी हासिल की। आज मोरो प्रॉस्पेरिटी 70 बरस के हो चुके हैं, मगर उनका आज भी वैसा ही है। वो कहते हैं कि जिस सहारा ने उनकी जान लेनी चाहिए थी, उसी सहारा ने उन्हें जिंदगी का असली मतलब सिखाया।